हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी जो एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से आपको एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो चुकी है। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हमने चंडीगढ़ पीआरटी के लिए आपके फ्री मॉक टेस्ट डाल रखे हैं जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद इन फ्री मॉक टेस्ट को दीजिए आप, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है। और अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो 700 रुपये में एक रिजनेबल प्राइस के अंदर आपको एसएसटी, आपको साइंस, आपको हिंदी, इंग्लिश, आपको हर सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आपको ये लिंक से आप अगर डाउनलोड नहीं कर पाते हैं ना, तो जो मैंने आपको नंबर बताए हैं, जो मैंने जस्ट आपको अभी पीछे नंबर बताए थे, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना। मैं पर्सनली जो लिंक है ऐप का वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम आपकी सोशल साइंस की क्लास नंबर 35 को करेंगे। 34 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में और विविधता, यानी कि आपकी डेमोक्रेसी और साथ में आपकी डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि आप जिस देश में रहते हैं ना, वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जिनका धर्म अलग अलग है, जिनकी लैंग्वेज अलग अलग है, जिनकी कास्ट यानी कि जाति के आकार पे, जाति के अनुसार वो अलग अलग तरह के हैं। इसको बोला जाता है डाइवर्सिटी, विविधता। ठीक है। तो हम इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संग यानी कि साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। भाई, जो हमारा पीछे वाला जो चैप्टर था जिसमें हमने संघवाद यानी कि फेडरलिज्म को जो पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने यही पढ़ा था ना कि किस तरह से सत्रों के अंदर जो आपकी पावर है, जो शक्तियां हैं सरकार की, वो बटी होती है। तो हमने वहां पे भाषाई जो शक्ति थी वो भी पढ़ी थी, क्षेत्रीय जो विविधता है उनके बारे में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को साथ में लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, जैसे कि आपका किया गया था। आगे देखते हैं। लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा या क्षेत्र के आधार पर नहीं होती है। इसके अलावा भी काफी फैक्टर होते हैं जिनसे लोगों को जाना या पहचाना जाता है। जैसे कि कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध शारीरिक बनावट के आधार पर, आपके वर्ग के आधार पर, आपके धर्म के आधार पर, आपका लिंग हो गया, आपकी जाति हो गई, आपके कबीले हो गए, जैसे होते हैं ना, तो जनजातियां होती हैं उनमें क्या होते हैं? आपके कबीले होते हैं। तो कबीले वगैरह यानी कि आदि के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपकी भाषा आपको अलग नहीं करती है, आपका क्षेत्र आपको अलग नहीं करता है। इसके अलावा भी काफी ऐसे फैक्टर हैं, जैसे आपकी शारीरिक बनावट हो गई, तो उसके आधार पर भी आपको पहचाना जा सकता है कि आप मोटे हो, छोटे हो, जिस भी तरह से हो आप, तो शारीरिक बनावट हो गई ना। आपका वर्ग हो गया, आपका धर्म हो गया कि आप किस धर्म से हो, आप किस जाति से हो, आपका लिंग क्या है। तो हर तरह से लोगों को पहचाना जाता है, सिर्फ और सिर्फ उनकी भाषा या उनका क्षेत्र जो है वो ही आधार नहीं होता है। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किस तरह लोकतंत्र, अब लोकतंत्र का मतलब तो आप अच्छे से जानते हैं, यानी कि लोगों का शासन, जहाँ पे लोगों की मानी जाती है, उनके बारे में सुना जाता है, उनकी सुनी जाती है, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको महत्व दिया जाता है। इसी को तो लोकतंत्र बोलते हैं हम। तो देखिए किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं को, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान करने की कोशिश करता है। यानी कि आपको पता है लोकतंत्र का मतलब क्या है? जहां पर हर किसी की सुनी जाए, हर किसी की वैल्यू हो, लोगों की, लोग यानी कि लोग, लोगों का तंत्र, लोगों का शासन,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे सामाजिक विभिन्नताएं हैं। भाई सामाजिक विभिन्नताएं हो गई ना, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग धर्म के लोग हैं समाज के अनुसार, तो सामाजिक विभिन्नता हो गई। उनके बीच में क्या है, अंतर भी है। भाई हर किसी के रीति रिवाज क्या है, अलग है, तो अंतर हो गया ना। और उनके बीच क्या है, असमानताएं भी हैं, यानी कि उनके जो रीति रिवाज है, उनका काम करने का जो तरीका है, हर किसी का अलग अलग होता है। तो इन असमानताओं के बीच जो आपका लोकतंत्र है ना, वो सामंजस्य बैठाता है, और उसकी सामंजस्य बैठाता है या फिर सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से हमें सोचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस तरह सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, हम इस बारे में जानेंगे कि किस तरह से आपकी सामाजिक विभिन्नता, यानी कि आपका धर्म हो गया, आपकी जाति हो गई, तो ये सामाजिक विभिन्नताएं हैं ना, जिस तरह से समाज आपको जानता है, आपको पहचानता है, आपके धर्म के आधार पर, आपकी जाति के आधार पर, उसको हम सामाजिक विभिन्नता बोलते हैं। तो किस तरह जो सामाजिक विभिन्नता है वो और आपकी लोकतांत्रिक राजनीति, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहां पे आपका एग्जाम्पल दिया गया है एफ्रो अमरीकी। एफ्रो का मतलब हो गया अफ्रीका, और अमेरिकी का मतलब क्या हो गया, अमेरिका। अब इसका कंप्लीट मतलब क्या निकला कि पहले के समय में क्या था ना, अफ्रीका के लोग थे और वो कहां पे आके बस गए, आपके अमेरिका में आके बस गए, तो उनको क्या कहा जाने लगा, एफ्रो अमरीकी कहा जाने लगा, क्योंकि अफ्रीका से उनके वंशज थे, यानी कि अफ्रीका से वो आए थे पुराने समय में, और वो यहाँ पे आके अमेरिका के अंदर बस गए थे, तो इसलिए उनको बोला गया एफ्रो अमरीकी। तो देखिए आप, एफ्रो अमेरिकन, अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। आ गया ना, अफ्रीकी लोगों के वंशज थे ये, इसलिए इसको हम क्या लगाते हैं, आगे एफ्रो लगाते हैं। अमेरिका में आकर ये लोग बस गए थे पहले के समय में, जब इनको गुलाम बनाकर लाया गया था, कब, 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक, उस समय, तो तब से ये अमेरिका में है, तो इसलिए इनका नाम हो गया एफ्रो अमरीकी। अब अफ्रीका से है तो सीधी और सिंपल सी बात है, वहां की जलवायु के अनुसार क्या है, ये अश्वेत है, तो इसलिए इनको अश्वेत अमरीकी बोलते हैं। ये अमेरिका में कैसे लोग हैं, श्वेत लोग हैं ना, जिनका रंग क्या है, साफ है, क्लियर है, तो ये कैसे हो गए आपके, अश्वेत हो गए ना, तो इसलिए अश्वेत अमरीकी भी इन्हें बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन आपको याद रखना है 1954 से लेकर 1968 तक चला था। ठीक है, आप याद रखिएगा, अमेरिका के अंदर आपका नागरिक अधिकार जो आंदोलन है 1954 से 1968 तक चला था। घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य एफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि अमेरिका में होने वाले नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो एफ्रो अमेरिकी लोग हैं ना, उनके विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना क्या था, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य था। और आगे देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि अमेरिका के अंदर जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था ना 1954 से 1968, 1954 से 1968, 1954 से 1968, आप याद रखिएगा 1954 से 1968, ये किसकी अगुवाई में हुआ था, अगुवाई मतलब हो गया नेतृत्व, यानी कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको याद रखना है किसकी अगुवाई में हुआ था, किसने नेतृत्व किया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः क्या हुई, सफल हुई। यानी कहने का मतलब यह है 1954 से 1968 तक चला और लास्ट में क्या मिली, इसको सफलता मिली, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अश्वेत शक्ति आंदोलन, अब बात करते हैं अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में। तो यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। ठीक है, 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का जो रवैया था ना, वो ज्यादा उग्र था। अब उग्र का मतलब क्या है, उग्र का जो रिलेशन है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी हिंसा के साथ है। हिंसा का मतलब क्या हो गया, यानी कि मार काट होना, जलाना, ये सब चीजें करना। ठीक है, जहां पर खून खराबा बोलते हैं ना हम देसी लैंग्वेज में, तो जहां पे खून खराबा हो, आगजनी हो, हिंसा हो, मारकाट हो, तो उसको बोलते हैं उग्र, यानी गुस्सा। उग्र का जो संबंध है वो गुस्से के साथ है। ठीक है, तो रवैया था वो ज्यादा उग्र था। इनका मानना था कि अमेरिका में नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हमें कोई हर्ज नहीं है,
यानी कि ये लोग मानते थे जो अश्वेत शक्ति आंदोलन था ना, अब आप अश्वेत से समझ गए होंगे, यानी कि जो अफ्रो अमेरिकी जो लोग थे उन्होंने चलाया था। तो अश्वेत शक्ति जो आंदोलन था वो उनका मानना था कि अमेरिका में अगर हमें नस्लवाद मिटाना है ना, तो इसके लिए अगर हमें हिंसा का सहारा भी लेना पड़ा ना, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, हम सहारा ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप इस इमेज को देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। हम क्रिकेट देखते हैं तो काफी बार ऐसा हुआ है ना कि देश के अंदर जब बहुत बड़ी कोई घटना हो जाती है जो किसी को भी पसंद नहीं आती, जिन घटनाओं के हम खिलाफ होते हैं, जैसे निर्भया कांड हो गया और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, जैसे क्रिकेट में जो खिलाड़ी हैं जब कहीं पे खेलने जाते हैं, अपने ही देश में खेलते हैं, तो किसी मुद्दे के प्रति जब वो नाराजगी दिखाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, काली पट्टी हो गई या कोई भी कलर की पट्टी, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं, वो अपने कहाँ पे बांधते हैं, अपने हाथ पे बांध लिया, अपनी कलाई के ऊपर बांध ली, जो मतलब उस चीज़ को दर्शाती है कि हमने इस रीजन से बांधी है और हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। यानी कि किसी वो पर्टिकुलर जो मुद्दा जो उद्देश्य होता है ना, उसको दिखाती है वो पट्टी। ठीक है, तो ये जो घटना है ना, ये देखिए आप 2005 में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के विरोध प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में 20 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई थी। तो इनमें से एक आपके हैं टॉमी स्मिथ और एक आपके जॉन कार्लोस। तो जो टॉमी स्मिथ है ये वाले हैं और जॉन कार्लोस आपके ये जो पीछे खड़े हैं ये वाले हैं। ठीक है, अब ये मैटर क्या है तो चलिए समझते हैं। देखिए, मैक्सिको ओलंपिक कहानी, ये आप इमेज में देख सकते हैं, इनको इनाम मिल रहा है क्योंकि आपको दिख रहा है ना, ये स्टेज पे खड़े हैं ना, जो पोजीशन से लिखे होते हैं भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन होती है उसी के अनुसार है ये। ठीक है, तो इनको इनाम यानी कि इनको क्या मिल रहा है, पदक मिल रहा है। तो वहां की स्टोरी है ओलंपिक की। तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, अब क्या कहानी थी वो समझिए आप। यह तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना है। तो अब आपको याद यहां पे क्या रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस का संबंध किस घटना के साथ है, तो ये आपका नागरिक अधिकार आंदोलन से। और नागरिक अधिकार आंदोलन कहां पे हुआ था, आपका अमेरिका के अंदर। ठीक है, आपको ये चीज भी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। यह 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। याद रखिएगा आप, 1968 के अंदर जो मैक्सिको सिटी में ओलंपिक हुए थे ना, 200 मीटर की जो दौड़ थी, तो उसमें जो जीते थे, पदक समारोह की तस्वीर है ये। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए जो दो खिलाड़ी खड़े हैं ना, वे अमेरिकी धावक हैं। एक आपके टॉमी स्मिथ हैं और एक आपके जॉन कार्लोस हैं। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। और कैसे याद रखने हैं कि इनका संबंध किससे है, आपके नागरिक अधिकार आंदोलन से, जो कहां पे चल रहा था, आपका अमेरिका के अंदर। तो यही चीज आपको यहां पे याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिको सिटी में ओलंपिक कब हुए थे, 1968 के अंदर, और इनका संबंध है वो किस दौड़ के साथ है, तो 200 मीटर दौड़ के साथ। ये चीज भी आप याद रख लेना भाई, कुछ भी स्किप नहीं करना है, सीधा और सिंपल सी बात आपकी ये है। आगे बढ़ते हैं। ये अफ्रो अमेरिकी हैं भाई, ये चीज तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है, यानी कि एक तो आपका फर्स्ट पे था जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, एक थर्ड पे जिन्होंने कांस्य जीता था। ठीक है, और एक आपके सेकंड पे भी थे जिन्होंने रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता था, उनके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। अब आपको याद रखना है स्वर्ण किसने जीता, आपका स्मिथ ने, क्योंकि क्रमशः दे दिया। क्रमशः का मतलब होता है पीछे अगर कोई बात कही जाती है ना उससे रिलेटेड। यहाँ पे पहले टॉमी स्मिथ का नाम है, फिर जॉन कार्लोस का है, तो क्रमशः का मतलब यही हो गया कि पहले टॉमी स्मिथ थे, उसके बाद आपके जॉन कार्लोस थे। याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे देखिए। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। इन्होंने ये जताने की कोशिश की थी इस समारोह के अंदर। स्मिथ ने अपने गले में काला मफलर जैसा परिधान पहना था और जो कार्लोस थे इन्होंने अश्वेत लोगों की याद में, जो मारे गए थे ना अश्वेत लोग आंदोलन के अंदर, उनकी याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। तो आपको यह भी याद रखना है कि अपने विरोध को दर्शाने के लिए, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए कार्लोस ने क्या पहना था, काले मनकों की एक माला, और स्मिथ ने काला मफलर जैसा परिधान पहना था। याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया ना, यहां से याद रख लेना कि अश्वेत शक्ति का प्रतीक किसे दर्शाया गया है इस स्टोरी के अनुसार, तो आपके काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां आपकी अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। याद रखिएगा। और अब आगे बढ़िए आप।
रजत पदक यानी कि सिल्वर पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया के धावक थे पीटर नॉर्मन। तो आपको याद रखना है पीटर नॉर्मन कहाँ के धावक थे, आपके ऑस्ट्रेलिया के। और ये भी याद रखना है कि क्या थे, धावक थे, धावक, तीनों के तीनों क्या थे, धावक थे। ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। भाई सीधा और सिंपल सा है, इन्होंने भी क्या की थी, पीटर नॉर्मन ने इनकी हेल्प की थी। क्यों, कि मानव अधिकार यानी कि ये मानव के अधिकार हैं, आप ये इनसे नहीं छीन सकते। जैसे रंग भेद हो गया तो ये गलत चीजें हैं, नस्लवाद हो गया, तो इन्होंने इन चीजों के खिलाफ और इन दोनों साथियों का साथ देने के लिए क्या किया था, रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया धावक ने मानव अधिकार का बिल्ला लगाया था। याद रखिएगा आप। अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उनके पदक वापस ले लिए। भाई सीधा और सिंपल सा है, ये बात जो ओलंपिक संघ है उसको पसंद नहीं आई और उन्हें कार्लोस और जो स्मिथ को जो पदक दिए थे ना वो इनसे वापस ले लिए गए और नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी थी। अब इन्होंने क्या कीमत चुकाई थी, आप वो चीज देखिए, हम वो चीज को डिस्कस करते हैं। अब समझिए आप बात को, कीमत क्यों चुकानी पड़ी थी, क्योंकि इन्होंने इनका साथ दिया था। अब क्या कीमत चुकानी पड़ी, देखिए आप, नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के टीम में जगह नहीं दी गई, पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई थी। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा, पूरी स्टोरी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी में जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया गया और विश्वविद्यालय के भीतर इनकी मूर्तियां लगवाई गई। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई, उनका डेथ हुआ, उनका निधन हुआ, तो उनकी अर्थी को कंधा देने वाले स्मिथ और कार्लोस भी थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो नॉर्मन थे जिन्होंने कौन सा मेडल, आपका सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता था, तो इनकी मौत कब हुई थी, आपकी 2006 के अंदर, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। भैया आप समाज में रहते हैं तो सीधा और सिंपल सा है, कहीं ना कहीं आप भेदभाव देखते भी होंगे, ठीक है ना, देखते होंगे कहीं ना कहीं भेदभाव आप, तो ये सब चीजें हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। अब ये जन्म पर आधारित क्यों होता है वो देखिए आप, सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता। भाई सीधा और सिंपल सा है, आपकी कास्ट क्या है, यानी कि आप किस जाति से हैं, ये चीज आपके हाथ में थोड़ी ना है, आपका तो जन्म हुआ है ना, आप तो पैदा हुए हैं ना। तो सीधा और सिंपल सा है, जिन माँ बाप के आप पैदा हुए हैं उनका जो धर्म होगा, उनकी जो कास्ट होगी वही आपकी होगी। तो आपके हाथ में थोड़ी ना था, आपने थोड़ी ना डिसाइड किया कि मैं किस कास्ट में पैदा होऊंगा, है ना। तो इसलिए बोला गया जो सामाजिक विभाजन है ना, ये अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता, हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ है। भाई यही चीज मैंने आपको समझाई है, जहां पे आपके माता पिता पैदा हुए हैं, जो उनका धर्म है, जो उनकी कास्ट है, वही आपकी हो जाएगी। तो आपके हाथ में थोड़ी ना था आपका परिवार चूज करना, आपका धर्म चूज करना, ठीक है, यही चीज यहाँ पे आपको बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं, ठीक है, आगे बढ़िएगा आप। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताएं और अन्य क्षमताएं भी क्या है, अलग अलग हैं। सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते, यानी कि यहाँ पे ये भी बात बता दी कि सिर्फ और सिर्फ जन्म पर भी आधारित नहीं होते हैं, और भी चीजें हैं। आपकी चमड़ी का रंग यानी कि आपका कलर क्या है, ये चीजें, आप कौन सी चीजें हैं, कौन सी क्रियाएं हैं जो आप कर सकते हो, और कौन सी क्रियाएं करने में आप असमर्थ हैं, यानी कि अक्षमता है आपके अंदर, ये चीज भी आपकी डिपेंड करती है। कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं, यानी कि हमें क्या चीज पसंद है वही चीज, जैसे हम कैरियर हो गया तो हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, खुद चूज करते हैं। यहां तक कि अपना लाइफ पार्टनर है वो भी हम आजकल क्या करने लग गए, खुद चूज करने लग गए। तो आपको काफी स्वतंत्रता है, ठीक है। तो कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय की जाती हैं। कई लोग अपने माँ बाप या परिवार से अलग अपनी पसंद का धर्म भी चुन लेते हैं। भाई सीधा और सिंपल से आजकल चल रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पैसे यानी कि हमारा व्यवसाय, हमारा प्रोफेशन, खेल, आपकी सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं।
इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते। भाई सीधा और सिंपल सा, ये जन्म पर आधारित थोड़ी ना है, आपके पढ़ाई के विषय आपके जन्म के ऊपर बेस्ड थोड़ी ना है। जो विषय आपको अच्छा लगेगा वो आप चूज करेंगे, कोई पेशा, कोई प्रोफेशन, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, जो आपका पसंद होगा आप उसी को चूज करेंगे। आपके जन्म के ऊपर तो बेस्ड नहीं है ना। आप कौन सा खेल खेलेंगे, आप कौन सी सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, ये सब चीजें क्या है, आपके जन्म पर आधारित नहीं है, ये आप खुद से भी चूज कर सकते हैं। यहां पर वही चीज आपको बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। अब देखिए सामाजिक विभिन्नता तो आप समझ गए कि क्या होती है। भाई कोई धर्म के आधार पर, कोई रंग के आधार पर इस तरह से अलग होना। तो यहां पर बताया गया है जो सामाजिक विभिन्नता है ना, वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। यानी कि उन चीजों की वजह से आपका समाज विभाजित नहीं होता है। आप उसी समाज में निरंतर रहते हैं, बेशक आप में सामाजिक विभिन्नता हो, तब भी आप एक साथ कहीं ना कहीं रहते हैं, आपका सामाजिक विभाजन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर हैं, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच में पुल का काम भी करती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, भाई ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, भाई कोई कास्ट से क्या है, मान लीजिए हिंदू है धर्म से और कोई मुसलमान है, आप ये मान के चलिए, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है इन दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन ही होंगे। भाई हो सकता है ये दोनों अच्छे दोस्त भी हों, और आज के समय में ऐसा है भी, दोस्त होते भी हैं, पहले भी होते थे, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना। तो इसलिए यही बताया है कि अगर सामाजिक विभिन्नताएं है ना, तो लोगों के बीच में एक कारण होती जरूर है, यानी कि हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है। कई बार यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच में एक पुल का काम भी करती हैं। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। आप समझ गए होंगे, एकदम इजी लैंग्वेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, क्योंकि दोनों क्या थे, आपके अफ्रो अमेरिकी थे, जबकि नॉर्मल क्या थे, आपके श्वेत थे। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, भाई सीधा और सिंपल सा वहां पे क्या बताया था कि जो सामाजिक विभिन्नता होती है ना, जरूरी नहीं है आपको, कई बार वो सामाजिक विभिन्नता भी एक साथ ले आती है जब इंसान की थिंकिंग एक जैसी हो। जैसे देखिए यहाँ पे कार्लोस थे और स्मिथ थे, ये दोनों क्या थे, अमेरिका से थे ना, और वो भी अफ्रो अमेरिकी थे, लेकिन जो नॉर्मन थे वो श्वेत थे। तो अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो श्वेत लोग क्या थे, आपके अमेरिका के जो अफ्रो अमेरिकी थे उनके खिलाफ थे ना, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया, इनका साथ दिया था। क्यों? क्योंकि इनकी थिंकिंग सेम थी। थिंकिंग क्या थी, क्योंकि इन तीनों में एक समानता थी। क्या समानता थी, वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। यानी कि जो नॉर्मन श्वेत थे ना, ये भी किसके खिलाफ थे, आपकी नस्ल आधारित जो भेदभाव किया जाता था ना उसके खिलाफ थे, इसलिए इन्होंने इनका साथ दिया था अफ्रो अमेरिकी का। ठीक है, तो यहां पे आप समझ गए होंगे आसानी से चीजों को। आगे बढ़ते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समूह का सदस्य नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ क्या होता है, अलग अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज्यादा करीब महसूस करें। बिल्कुल सही बात है। भाई हो सकता है उनका धर्म क्या हो, अलग अलग है, लेकिन अगर उनकी कास्ट सेम है तो सीधा और सिंपल से है ना, उनके बीच में एक कनेक्शन तो बनता है ना, एक जाति का कनेक्शन बन गया, एक कास्ट का कनेक्शन बन गया, तो वो ज्यादा करीब महसूस करेंगे। बेशक उनके धर्म अलग हो, लेकिन उनकी जाति एक हो गई ना, तो उस वजह से वो क्या करेंगे, एक दूसरे का करीब महसूस करेंगे। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके की सोच रखते हैं, या अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। अब देखिए एक ही परिवार में दो लोग हैं, एक बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है और एक है वो गरीब है, यानी कि नहीं कमा पा रहा, आप मान लीजिए बेरोजगार है, तो कहीं ना कहीं है ना, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा। कोई ना कोई नेगेटिविटी, किसी ना किसी बात को लेकर नेगेटिविटी खुद ही अपने माइंड में चीजें बनने लगेंगी, और हम उन्हीं रीजनों से क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। एक बोलेगा इसको पैसे का घमंड हो गया, दूसरा बोलेगा भाई ठीक है जो करता है करने दो, यानी कुछ ना कुछ दोनों के बीच में क्या जाएंगे, डिफरेंस आ जाएंगे। तो यहां पर वही बताया गया है, एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये तो हर घर की स्टोरी है। ठीक है, तो इजी है समझना। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम सभी एक से ज्यादा पहचान होती है हम सबकी, इसी तरह लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। सीधी और सिंपल सी बात है, हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण कर लेती है, यानी जैसी हमारी सिचुएशन होगी वैसी हमारी क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। यहां पर यही बात आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव
यानी कि जो हमारी डाइवर्सिटी है ना, जो विविधताएं हैं, जो विभिन्नताएं हैं, उनमें सामंजस्य यानी कि एक साथ कब चलती हैं वो, और उनके बीच में टकराव कब होता है, तो हम दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर या फिर बड़े हो जाते हैं। यानी कि दोनों के बीच में जब बराबरी नहीं रहेगी ना, तब चीजें बिगड़ना स्टार्ट करती हैं। तो जो सामाजिक विभाजन है ना, वो भी आपका तभी होता है क्योंकि जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर या फिर बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन बन गया था। क्यों? क्योंकि जो आपके श्वेत लोग थे ना, वो अश्वेत लोगों को ज्यादा क्या समझने लग गए थे, नीचा समझने लग गए थे। तो इसलिए क्या बन गया, एक सामाजिक विभाजन का कारण बन गया। क्योंकि अश्वेत लोग क्या थे, आमतौर पर गरीब थे, बेघर थे, और ये भेदभाव का शिकार हुए थे। तो अपने आप डिफरेंस आ गया ना, दोनों के बीच में सामाजिक विभाजन आ गया ना, बस वही चीज समझाइए। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन होते हैं, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। आप समझ गए होंगे कि जब एक सामाजिक अंतर है ना, वो अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे यहां पर क्या समझाने की कोशिश की गई है, अमेरिका में श्वेत लोग हैं, क्या है, वो अमीर है ना, और दूसरी तरफ क्या है, आपके अश्वेत लोग हैं, वो क्या है, आपके गरीब हैं। तो सीधा और सिंपल सा है, जब ये खुद को ही गरीब समझने लगेंगे, खुद को ही नीचा समझने लगेंगे, तो सीधा और सिंपल सी बात हो गई ना, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो सामाजिक विभाजन है, वो तो अपने आप क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे वही बात आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जब लोगों को यह महसूस होने लगे ना कि वे तो दूसरे समुदाय के लोग हैं, ये तो इनके साथ मिलकर रह ही नहीं सकते, या फिर ये वाले लोग ये सोचने लगे कि इनको हम साथ रखेंगे ही नहीं, तो सीधा और सिंपल सा है, तो आपकी एक सामाजिक विभाजन है ना, उसकी स्थिति निकल के सामने आती है। आप याद रखिएगा, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों, तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के एक जैसे हित हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नजरिए में अंतर हो सकता है। भाई सीधा और सिंपल सा है, आपके गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर पानी की समस्या है। अब पानी तो हर किसी को चाहिए ना, फिर वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, है ना, कोई भी उसका लिंग हो, है ना, यानी कि किसी भी वर्ग का हो वो, यानी कि कुछ भी रीजन हो, किसी भी आधार पे हो, वो हर किसी को पानी तो चाहिए ना। तो ये क्या हो गया, ये आपके एक जैसे हित हो गए। ये सभी समूह, आपका कोई भी वर्ग हो, कोई भी समूह हो, सबका हित क्या है, पानी के अंदर है। जबकि कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिनमें नजरिए क्या होते हैं, हमारे अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं उत्तरी आयरलैंड का और नीदरलैंड का, यहां पर उनके बारे में एग्जांपल लेके समझाया गया है। तो यहां पे जो चीजें होंगी ना, उनको आप 100% याद रखिएगा। अब यहां पे बात करते हैं हम, दोनों ही क्या है, आपके ईसाई बहुल देश हैं। यहां पर यानी कि जो ईसाई जो धर्म है, उसको मानने वाले लोग दोनों ही जगह रहते हैं, उत्तरी आयरलैंड में भी और नीदरलैंड में भी। लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हुए हैं, यानी कि एक जगह तो आपके प्रोटेस्टेंट ज्यादा हैं और दूसरे में आपके कैथोलिक ज्यादा हैं। तो हम उनके ऊपर अब बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। कहां पे, उत्तरी आयरलैंड के अंदर। वहां का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आया है। कहां पे, आपके उत्तरी आयरलैंड के अंदर। कौन से समुदाय, आपका कैथोलिक समुदाय है आपके उत्तरी आयरलैंड के अंदर, आप याद रखिएगा। और ये क्या है, ये समुदाय आपका गरीब है और लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आया है। और जबकि जो नीदरलैंड है, वहां पे वर्ग और धर्म के बीच में ऐसा मेल दिखाई नहीं देता। वहां पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब दोनों है। भाई सीधा और सिंपल सा है, यहां पर क्या समझाने की कोशिश की गई है पता है, एक गांव है या एक देश है। अब यहां पे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक तो आपके कैथोलिक है और एक तरफ है आपके प्रोटेस्टेंट। अगर सारे के सारे कैथोलिक अमीर हो गए और सारे के सारे प्रोटेस्टेंट क्या हो गए, गरीब हो गए, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, आपका विभाजन हो जाएगा ना, क्योंकि अपने आप में वैसे ही बट गए। जितने भी कैथोलिक थे सारे के सारे अमीर, जितने भी प्रोटेस्टेंट थे सारे के सारे गरीब, तो विभाजन तो अपने आप हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपके जो कैथोलिक हैं, इन कैथोलिकों में कुछ तो आपके अमीर हैं और कुछ क्या है, आपके गरीब हैं,
इसी तरह से आपके जो प्रोटेस्टेंट हैं, इनके अंदर भी क्या है, कुछ आपके अमीर हैं और कुछ आपके गरीब हैं। तो सीधा और सिंपल सा है, कैथोलिक में जो गरीब हैं वो जो प्रोटेस्ट के अंदर जो गरीब हैं उनके साथ रिलेशन बना लेगा, और कैथोलिक में जो अमीर हैं वो प्रोटेस्ट में जो अमीर है उनके साथ रिलेशन बना लेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक बैलेंस हो जाएगा। और चीजें हमेशा बैलेंस के साथ चलती हैं, बैलेंस अगर सही है ना तभी चीजें चलती हैं, ना ही कोई चीज, कहते हैं ना अधिकता हर चीज की बुरी, तो वही बात है यहाँ पे। तो अगर अलग अलग चीजें रहेंगी तो बुरी रहेंगी कहीं ना कहीं, अगर मिलके चलते हैं बैलेंस के साथ चलते हैं तो चीजें सही होंगी। तो यहाँ पे वही बात समझाई है कि वहां पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब दोनों हैं। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टों के बीच भारी मारकाट चलती है। क्यों? क्योंकि सीधी और सिंपल सी बात है, एक साथ कैथोलिक हो गए जो आपके अमीर ही अमीर, प्रोटेस्टेंट जो गरीब ही गरीब, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो मारकाट चलती है, जबकि नीदरलैंड के अंदर ऐसा आपका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट हैं वो दोनों ही हैं, अमीर भी हैं और गरीब भी हैं, उनके बीच में बैलेंस है। तो आप इन चीजों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती है ना, तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। गुथ जाना का मतलब होता है जब दोनों अपने जिद पे आ जाएं, ठीक है, एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे, तो ये जो सामाजिक विभाजन है ना उसकी जमीन तैयार होने लगती है। जहां ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्वान होती हैं तो वहां उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। अब यहाँ पे समूह में विद्वान का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको जस्ट अभी एग्जाम्पल दिया, भाई कैथोलिक और आपके प्रोटेस्टेंट का एग्जाम्पल दिया कि जो कैथोलिक है ना कुछ आपके अमीर भी मिल जाएं और कुछ आपके गरीब भी मिल जाएं, तो समूह में बट गए ना, यानी कि एक कास्ट थी लेकिन दो समूह में बट गई, अमीर में और गरीब में। और जो प्रोटेस्टेंट थे उसमें भी अमीर और गरीब हो जाएं, तो गरीब गरीब के साथ और अमीर अमीर के साथ, ऐसे रिलेशन बना लेगा। तो कहने का मतलब जब समूह में विद्वान होती है ना तो उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा इससे खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदाय के लोग रहते हैं, जबकि बेल्जियम को अगर देखें तो वो आपका छोटा सा देश है, पर वहां पर भी अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। आप इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहां मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं, उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। सीधा और सिंपल सा है, क्या समझाने की कोशिश की गई है कि अधिकतर जो देश है ना वो आपके बहुसांस्कृतिक हो गए। बहु का मतलब यानी कि ज्यादा, सांस्कृतिक आप समझते हैं यानी कि पारंपरिक तौर के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, एक देश है, ठीक है, इसके अंदर दो तरह के लोग रह रहे हैं। अब एक तीसरा तरह का जो इंसान है वो इस देश के अंदर आ जाएगा, यहाँ की सिटीजनशिप लेके यहाँ पर परमानेंट सेटल हो गया। तो सीधा और सिंपल सा है, जब यहाँ पे आ रहा है तो अपनी परंपराएं साथ लेके आएगा, अपने जो कानून, अपने जो नियम है, जो चीजें बचपन से सीखी हैं अपने धर्म के अंदर, उन चीजों को लेकर आएगा। और यहाँ पे आने के बाद ये ऐसे लोगों को ही ढूंढना पसंद करेगा जो इसके समाज के या इसके धर्म के या इसके वर्ग के या इसकी जैसी सोच रखने वाले होते हैं। तो इसलिए बताया है कि इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर जो देश है ना वो बहुत सांस्कृतिक हो गए हैं। आप इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समरूप समाज होता क्या है। तो एक ऐसा समाज, इस डेफिनेशन को याद रखना आप कि समरूप समाज क्या होता है। एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक और जातीय विभिन्नताएं ज्यादा गहरी नहीं होती, यानी कि लोग ज्यादा नहीं सोचते, ज्यादा इन लफड़ों के अंदर, बोलते हैं देसी भाषा में लफड़े, तो लोग ज्यादा इन चीजों के बारे में नहीं सोचते कि समुदाय है या क्या इनकी संस्कृति है या इनकी जात या इनकी कास्ट क्या है, इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, इनमें ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं। उसको बोलते हैं हम समरूप समाज। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति। अब जो इस सामाजिक विभाजन है ना, इनका राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर क्या रोल है, हम उन चीजों के बारे में जानेंगे। तो देखिए सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है। पहली नजर में तो राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। ऐसा क्यों लगता है अभी हम समझेंगे भाई। आगे चलते हैं। देखिए लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है, आपको अच्छे से पता है। अगर दो पार्टियां हैं, जैसे आप बीजेपी और कांग्रेस को मान लीजिए, तो बीच में क्या होगी, आपकी प्रतिद्वंद्विता होगी। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे आसानी से, बस सीधा और सिंपल सा है, कोई भी एक पार्टी है,
जैसे मान लो बीजेपी, मान लो वो किसी एक स्पेशल धर्म को अगर ज्यादा अहमियत देती है तो सीधा और सिंपल सा हो गया ना, समाज में फूट पड़ेगी। जो बाकी धर्म है वो इसका विरोध करेंगे या वो कहीं ना कहीं ज्यादा सोचने लगेंगे, तो फूट हो गई ना। तो वही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे ना, तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है, याद रखिएगा आप। और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है, और ऐसे कई देशों के अंदर हो भी चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परिणामों का दायरा, कि जो चीजें हमने पढ़ी ना वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ी, उनके दायरे क्या है, वो परिणाम यानी क्या रिजल्ट निकल के आया, तो हम उन परिणामों के दायरों के बारे में समझेंगे। तो उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण लेते हैं हम। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। हमने अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि जो उत्तरी आयरलैंड है उसमें क्या पड़ी थी, आपकी मारकाट मची थी। हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है, पर वह इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटी हुई है। लगभग 53% जो लोग हैं वो आपके प्रोटेस्टेंट हैं, 44% जो है वो रोमन कैथोलिक है, और कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट जो पार्टियां है ना वो करती है। आप इन चीजों को याद रखिएगा कि कितने प्रतिशत हैं, 53% आपके प्रोटेस्टेंट, 44% आपके कैथोलिक, और जो कैथोलिक हैं उनको कौन सी पार्टियां लीड करती हैं, उनका प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टियां करती हैं, आपकी नेशनलिस्ट पार्टी। आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। क्या है, कैथोलिक बहुल है, ये डिमांड है इनकी। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है, याद रखिएगा आप। यूनियनिस्ट और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना जवान मारे जा चुके हैं। भाई सीधा और सिंपल सा, हिंसा होगी तो लोग कहीं ना कहीं उनकी डेथ होगी, उनका निधन होगा, वो मारे तो जाएंगे या हिंसा के अंदर हिंसा का शिकार हो जाएंगे, सीधी और सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ। आप याद रखिएगा कि जो आपकी ब्रिटेन की सरकार है और जो आपकी नेशनलिस्ट पार्टियां हैं उनके बीच में शांति समझौता कब हुआ था, 1998 में, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की थी। युगोस्लाविया में कहानी का ऐसा दुखद अंत नहीं हुआ। यहां से क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया था आपका, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बना था आपका, क्या क्वेश्चन बनाया था कि युगोस्लाविया में कहानी का ऐसा दुखद अंत, सुखद अंत नहीं हुआ। वहां धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में युगोस्लाविया कई टुकड़ों में अंदर बट गया था। तो क्वेश्चन आपका ये आया था, तो जो युगोस्लाविया है ये किस आधार पर विभाजन में बट गया था, तो आपके धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर। तो आप ये याद रखिएगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, और आपसे फिर भी पूछा जा सकता है कि धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर कौन सा देश टुकड़ों में बट गया था, तो युगोस्लाविया, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। भाई सीधी सिंपल सी बात, राजनीति है भाई, और राजनीति के अंदर वादे तो किए जाते ही हैं, बेशक पूरे ना हो वो, और पूरे किए भी नहीं जाते, ये भी एक सीधी और सिंपल सी बात है, हर कोई समझता है। तो राजनीतिक जो दल है ना उनके लिए एक स्वाभाविक बात है वादे करना, सामाजिक विभाजनों की बात करना, ठीक है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का एक हिस्सा, यानी कि राजनीति का क्या है, आपका एक हिस्सा है। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 आयाम, आप इनको याद रख लेना, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है। अब वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं, तो पहली चीज है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, यानी कि लोग अपनी जो पहचान है ना उसको स्वीकार करें, उसको समझें। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी कि जब कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपने आप को सबसे ऊपर मानता है ना, या फिर सबसे नीचे मानने लगता है, तो उसका तालमेल नॉर्मल लोगों के साथ नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को पहले ही अलग कर लिया, या तो सबसे ऊंचा समझने लग गया या फिर सबसे नीचा समझने लग गया, तो तालमेल उसने खुद ही बंद कर दिया। जब तक कि उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे,
तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है। अब देखिए, हमने पिछला वाला जो चैप्टर पढ़ा था वहां से मैं एग्जांपल देता हूं आपको, भाई सीधी और सिंपल सी बात है। वहां पे हमने दो पहचान की बात की थी, एक तो हम बोले गुजराती और एक हम बोले भारतीय, और एक हमने बोला मराठी और एक हमने बोला भारतीय। अब सीधी और सिंपल सी बात है, अगर हम लड़ाई करवाना चाहें तो हम बोल देंगे हम मराठी हैं, ये बोलेगा हम गुजराती हैं, ठीक है, हम मराठी हैं, हम गुजराती हैं, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर बात आई हम क्या हैं, हम भारतीय हैं, हम कौन हैं, हम भारतीय हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की पहचान क्या हो गई, सेम हो गई। यहां पे आपकी लड़ाई नहीं होगी भारतीय भारतीय के अंदर, लेकिन मराठी और गुजराती के बीच में कहीं ना कहीं आपकी क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो पहचान है ना भारतीय के अंदर वो एक हो गई, आप सभी क्या बन गए, भारतीय बन गए। लेकिन यहाँ पे मराठी और गुजराती क्या हो गया, आप अपने अपने समूह अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग बन गए, तो आपने लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब भी देश की बात आई कि आप कौन हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं, यानी कि भारत के वासी, फिर उसमें ना कोई धर्म देखा गया ना कोई कास्ट देखी गई, तो वहां पे लड़ाई भी नहीं होगी। सीधी और सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना भारतीय, तो अपनी जो बहुस्तरीय जो पहचान है उसके प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या ही नहीं होगी, जो मैंने आपको जस्ट अभी समझाई है। जैसे देखिए, बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई मानते हैं, वो ये नहीं बोलते कि हम डच हैं या फिर हम जर्मन हैं। हम पिछले लैंग्वेज में जो पिछला चैप्टर था संघवाद, उसमें पढ़ चुके हैं इन दोनों के बारे में। सत्ता की साझेदारी में भी हमने पढ़ा था, जो आपका इससे भी पहले वाला चैप्टर था, कि कौन लोग थे वहां पे बेल्जियम में, आपके डच रहते थे, आपके जर्मन रहते थे, आपके फ्रेंच रहते थे, है ना। तो बेल्जियम जो अधिकतर लोग हैं ना वो खुद को बेल्जियाई कहते हैं, वो ये नहीं कहते हम डच हैं या फिर हम जर्मन बोलने वाले हैं या फिर हम फ्रेंच बोलने वाले हैं। तो उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बना दी, और वो क्या है, यानी कि अपनी आइडेंटिटी के प्रति क्या है, सचेत हैं। बहुस्तरीय पहचान के प्रति क्या है, वो सचेत है। अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति क्या है, सचेत हैं वो लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में भी ज्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नजरिया रखते हैं। वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा समूह या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, और यही चीज इन्होंने खुद से भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल किस तौर पर उठा रहे हैं। अब ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। पहले चीज आप समझ चुके होंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कि आपकी जो अपनी पहचान है ना उसके प्रति आग्रह की भावना आपकी पहली वाली थी, और सेकंड वाली आपकी क्या हो गई, कि दूसरी चीज है किसी समुदाय की मांगों को जो राजनीतिक दल है ना, जो नेता है, राजनेता है, वो किस तरह से उठाते हैं। तो संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान होता है। सीधी और सिंपल सी बात है, पर जिस चीज से किसी को नुकसान नहीं हो रहा उस चीज को तो आसानी से माना जा सकता है ना। सीधी और सिंपल सी लैंग्वेज है ना, जिस चीज से किसी को नुकसान नहीं है तो उसका तो हर कोई इंसान आसानी से मान लेगा, उसमें वो लड़ाई करेगा ही क्यों। तो यहाँ पे वही बात आपकी बताई गई है। श्रीलंका में श्रीलंका केवल सिंगलियों के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। जैसे श्रीलंका में हमने पढ़ा था, तो आपके सिंगली कितने थे, आपके 74% थे। तमिल कितने थे, आपके 18% थे। आपके टिप्स पे होने चाहिए नंबर्स, जैसे मेरे टिप्स पे हैं, क्योंकि मैं काफी बार इनको करता हूं ना, तो चीजें अपने आप टिप्स पे हो जाती हैं। और हमेशा याद रखिएगा, अगर टिप्स पे होने लग गई ना तो एग्जाम भी निकलने लग जाएगा। तो 74% आपके सिंगली थे श्रीलंका में और 18% तमिल थे। तो सीधी और सिंपल सी बात है, इनकी जो मांग थी तमिल समुदाय की वो इनके हितों के खिलाफ थी। तो युगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपने जातीय समूहों के तरफ से ऐसी मांगे रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। याद रखिएगा, इसलिए जो युगोस्लाविया है वहां पे सुखद अंत नहीं हुआ था, दुखद अंत हुआ था। जातीय और धर्म के आधार पर जो युगोस्लाविया है वो आपका बट गया था, और यही क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया था, मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज है सरकार का रुख, कि उस चीज के ऊपर जो आपने डिमांड की है, जो आप मांगना चाह रहे हैं, उसमें सरकार का रुख क्या है, सरकार किस तरह से सोच रही है, ये चीज भी डिपेंड करेगी। आगे देखते हैं, सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए, तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनता है। जैसे आपका कहां पे किया गया था, बेल्जियम के अंदर जो आपके लोग थे फ्रेंच, डच और जर्मन, उन्होंने बीच में समझौता कर लिया था और क्या हो गया था, सारी चीजें सही हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ क्या था, आपका श्रीलंका था। यहाँ पे सिंगलियों ने किसको दबाया था, तमिल लोगों को दबाया था। जो सिंगली थे वो ज्यादा थे ना, 74%।
तो इन्होंने क्या किया था, जो तमिल आपके 18% है, इन लोगों को दबाया था, तो वहां पे क्या हो गया था, आपका खतरा बन गया था। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, खतरा नहीं है। तो जो सरकार का रुख है ना, ये भी क्या करता है, आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल रखता है, इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आप इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह जो परिणाम है ना, वही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। भाई तानाशाह बनोगे तो विभाजन तो होगा, अगर सबके साथ मिलके आप नहीं चलोगे तो आपका विभाजन तो होगा ही होगा। यही बात आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर आपको लेके जाएगी। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकती है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। यानी कि सीधी और सिंपल सी बात है, आप अपनी सरकार के सामने अपनी बात को कैसे रखेंगे, उन तक कैसे पहुंचाएंगे। आप जो छोटे सामूहिक समूह है ना, उनकी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करेंगे और सरकार का जो ध्यान है वो अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। कैसे? जैसे आपने धरना दिया, आपने जुलूस निकाला, आपने मार्च यात्रा की, तो आप क्या कर रहे हैं, आप यहीं पे हड़ताल कर रहे हैं, तो आप सरकार का जो ध्यान है ना वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज्यादा उग्र नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर जो चीजें दबी हुई थी ना वो आपकी निकल गई। इस स्थिति में लोकतंत्र क्या हो जाता है, आपका मजबूत ही होता है। पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना और सभी चीजों को समाहित करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं है। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं ना, उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ ऐसा होता भी है। ठीक है, तो उन्हें आवाज उठानी चाहिए, सीधी और सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है। अख्तियार का मतलब होता है मानना, यानी कि उस चीज को अपनाना। यानी कि जो राजनीति है वो लोकतांत्रिक रास्ता ही क्या करती है, अपनाती है। ऐसी लड़ाइयां लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही तो होता है ना, जब भी इलेक्शन आते हैं हम लोग क्या करते हैं, भाई जॉब की मांग उठा ली या किन्हीं और चीज़ों की आवाज़ उठा ली, जो हमारे और मुद्दे हैं, जो सामूहिक मुद्दे हैं सबके लिए हित के, उनकी मांग उठा ली। क्यों? क्योंकि हमें पता है अब इलेक्शन है और जो राजनेता है उन्हें हमारी ज़रूरत है, तो हम उस वजह से उन पर दबाव बनाते हैं और जो अपनी डिमांड होती हैं या जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका समाधान पाने की हम प्रयास करते हैं। आप ये चीज़ें समझते होंगे, भली बात थी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई बार सामाजिक असमानताएं इतनी ज्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती हैं कि उनको स्वीकार करना भी असंभव होता है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। जब अधिकता किसी चीज की होगी तो प्रॉब्लम तो होगी, सीधी और सिंपल सी बात है। बोलते हैं ना, अधिकता हर चीज की बुरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा क्या है, आपका तरीका है। आप इस चीज को, लाइन को याद रखिएगा कि इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधता यानी कि डाइवर्सिटी को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे बड़ा क्या है, आपका अच्छा तरीका है। आप इन चीजों को याद रखिएगा। तो देखिए, ये आपका चैप्टर था लोकतंत्र और विविधता, यानी कि डेमोक्रेसी, और साथ में आपकी क्या हो गई, डाइवर्सिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर को हम कल करेंगे। तो आज के लिए आपका सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।